Hello friends, welcome you all. Today we are going to start with one of the most important chapter, that is unit number 23. It deals with operational aspect of handling cash and clearing. तो इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कैश हैंडल करते वक्त एक्सेस कैश होता है या कैश शॉर्टेज आ जाती है तो कैशियर क्या करेगा उस केस में। फिर सेकेंड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि की रोटेशन जो है वो साल में कितने बार किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चेक क्लियरिंग में अगर डिले हो गया या चेक पेमेंट में अगर डिले हो गया तो कुछ पेनाल्टी है क्या, या ईसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, यहाँ पे मेंशन है कि बैंक के ब्रांचेज में कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि कैश, कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड लोकल एंड आउट स्टेशन चेक्स और रेमिटेंस, जैसे कि एनईएफटी और आरटीजीएस, जिसमें कि कैश ट्रांजैक्शन अभी भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन में काउंट किया जाता है, क्योंकि कैश में डील करते वक्त बहुत सारे एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी रिस्क होती है, दूसरा होता है कि मिस अप्रोप्रिएशन हो गया या फ्रॉड के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। कस्टमर बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करते हैं, जैसे कि चेक, देखिए मेंशन है चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेड बिल, डिविडेंड, इंटरेस्ट वारंट, एनएसी जिसे हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, पोस्टल ऑर्डर्स, टर्म डिपॉजिट रिसीट और टैक्स रिफंड ऑर्डर्स एक्सेट्रा। तो बैंक इन सब को पेमेंट लोकली भी कर सकती है और लोकल सेंटर पे भी पेमेंट हो सकता है और आउटसाइड सेंटर पर भी कलेक्शन और पेमेंट के लिए भेजी जा सकती है। ये सारे जो जितने भी कस्टमर लॉन्च करते हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो या तो लोकल सेंटर पे होता है या तो आउट स्टेशन पे होता है। यहाँ पर जो भी इंटरबैंक ट्रांजेक्शन होते हैं लोकल बैंक्स में, वो क्लियरिंग हाउस के द्वारा सेटल होते हैं और पोस्ट ऑफिस भी इस क्लियरिंग हाउस का मेंबर हो सकता है। इंटरबैंक ट्रांजेक्शन आपके लोकल बैंक्स के द्वारा क्लियरिंग हाउस के द्वारा सेटल होते हैं और पोस्ट ऑफिस भी इसके ट्रांजेक्शन में क्लियरिंग हाउस का मेंबर हो सकता है। चेक क्लियरिंग के लिए सेपरेट क्लियरिंग हाउस होता है माइकर के लिए और नॉन माइकर इंस्ट्रूमेंट के लिए। माइकर और नॉन माइकर दो इंस्ट्रूमेंट के लिए सेपरेट क्लियरिंग हाउस भी हो सकते हैं। और यह क्लियरिंग हाउस को कौन मैनेज करता है? इस क्लियरिंग हाउस को मैनेज करता है आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर बैंक नॉमिनेटेड बाय आरबीआई। कोई भी ऐसा बैंक जिसको आरबीआई क्लियरिंग हाउस के लिए नॉमिनेट किया है वो क्लियरिंग हाउस मैनेज कर सकता है। यहाँ पे बात हो रही है माइकर की, तो माइकर का देख लेते हैं कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये 9 डिजिट का होता है, जिसमें पहला 3 डिजिट जो है वो सिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिटी कोड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 3 डिजिट जो मिडल डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है बैंक के कोड को, एंड लास्ट 3 डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रांच कोड को, कि ये कौन से ब्रांच का है। ठीक है। माइकर और नॉन माइकर दो तरह के इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग क्लियरिंग हाउस होता है। और यहाँ एक और टर्म दिया है कि नोडल ब्रांचेस, जब आप आगे यहाँ पे पढ़ेंगे तो नोडल ब्रांच आपको पढ़ने को मिलेगा। तो नोडल ब्रांचेस क्या है? तो किसी भी बैंक का एक ऐसा ब्रांच जो अपने नियरेस्ट ब्रांच का इंस्ट्रूमेंट क्लियरिंग हाउस में प्रेजेंट करता है उसे नोडल ब्रांच कहा जाता है। और सारे मेंबर बैंक्स जो क्लियरिंग का हिस्सा होते हैं उनका अकाउंट क्लियरिंग हाउस मेंटेन करता है। जितने भी देखिए, द अकाउंट ऑफ ऑल मेंबर बैंक्स आर मेंटेन बाय क्लियरिंग हाउस। जितने भी मेंबर्स बैंक अकाउंट अपना जो भी चेक प्रेजेंट करते हैं क्लियरिंग हाउस में, तो उन सब का अकाउंट मैनेज करता है, मेंटेन करता है क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट उसके बाद ईसीएस के बारे में दिया है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इसके बारे में हम ईसीएस क्रेडिट, ईसीएस डेबिट भी आगे देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ईसीएस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस की जो दो तरह के काम करता है, एक ईसीएस डेबिट होता है और दूसरा ईसीएस क्रेडिट होता है। तो ईसीएस डेबिट में सिंगल अकाउंट डेबिट होती है। देखिए, ईसीएस डेबिट और ईसीएस क्रेडिट दो तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ईसीएस डेबिट के केस में, पहला हम डेबिट का केस देखते हैं। तो ईसीएस डेबिट में जो है सिंगल अकाउंट डेबिट होती है और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपनी, जैसे आईटीसी ले लीजिए, आईटीसी जो कंपनी है वो उसने अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड अनाउंस किया
तो आईटीसी का अकाउंट डेबिट होगा और सारे शेयर होल्डर के अकाउंट जिस भी बैंक में होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा टर्म यहाँ पे है ईसीएस क्रेडिट। तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर की किसी एक अकाउंट में पैसे क्रेडिट करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फाइनेंस कंपनी की, अगर ईसीएस क्रेडिट के केस में हम लोग एग्जांपल लेते हैं फाइनेंस कंपनी की, तो वहाँ पे अगर बजाज फाइनेंस में बहुत सारे लोगों के कंज्यूमर लोन लिया होता है। बजाज फाइनेंस का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस कंपनी है, उसने बहुत सारे लोगों को कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन दिया है, जैसे कि टीवी खरीदने के लिए पैसे, या फ्रिज खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, या लैपटॉप खरीदने के लिए, या अन्य किसी प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे कस्टमर को दिया है। तो कस्टमर का अकाउंट डेबिट होगा, मल्टीपल कस्टमर्स के अकाउंट डेबिट होंगे और बजाज फाइनेंस का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसे ईसीएस क्रेडिट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैश रिप्लेसमेंट एट एटीएम, इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ कैश रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एटीएम में फिर से पैसा भरना। तो हर एक बैंकों का अपना कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी होता है, जो हर एक एटीएम के मैक्सिमम लिमिट जो सेट की गई है वो एक्सीड न हो रहा हो, उसे इंश्योर करता है। कि हर एक एटीएम का मैक्सिमम लिमिट दिया जाता है कि इस एटीएम में सपोज कि 1 करोड़ पैसा एक बार में फिलअप किया जाएगा, भरा जाएगा। तो उसके लिमिट को वो एक्सीड ना हो, इसको इंश्योर करती है कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ये एक पॉलिसी होती है हर एक बैंकों का अपना अपना, और हर एक बैंक को अपना सिक्योरिटी मैनुअल भी होता है। जब दूसरी बात यहाँ पे करेंगे सिक्योरिटी मैनुअल की, तो हर एक बैंकों का अपना सिक्योरिटी मैनुअल होता है, जो एटीएम में कैश भरते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना है और किन सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखना है उसे बताता है। ओके, तो जो भी स्टाफ कैश ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होता है, कैश के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसके फ़ोटो का प्रिंट बैंकों में होना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे कि द स्टाफ इन्वॉल्व इन कैश ट्रांजैक्शन शुड बी स्क्रीन थोरोली एंड देयर फोटो एंड प्रिंट टेकन। तो जो भी स्टाफ कैश ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है, उनके फ़ोटो का प्रिंट बैंकों में होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे कि जो भी नियरेस्ट एटीएम होता है उसमें कैश भरने का काम तो बैंक के एम्प्लॉय कर लेते हैं, बट जो आउटसोर्स जो ऑफसाइट एटीएम होते हैं उसमें तो थर्ड पार्टी वेंडर ही पैसे भरता है। तो उस केस में जो भी ब्रांच एटीएम उस ब्रांच से टैग है, उसके पास जो भी कैश ट्रांजैक्शन एटीएम में जो भी बंदा कैश भर रहा है, जो भी एम्प्लॉय उसका कैश भर रहा है, उसका फ़ोटो का प्रिंट आउट उनके पास होना चाहिए। और कैश एटीएम में कैश भरते वक्त 2 लोग होने चाहिए, ताकि करेक्ट बिन में करेक्ट डिनोमिनेशन के नोट फिलअप किए गए हैं या नहीं, यह प्रॉपर चेक किया जा सके। सो एटीएम में पैसे भरते वक्त कुछ रिपोर्ट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए फ़ाइल किया जाता है। यहाँ पे मेंशन है कि रिपोर्ट शुड बी ऑब्टेन एंड फाइल्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जैसे कि पहला ये हो सकता है कि एटीएम का पैसे भरने के लिए ओपन करने का डेट एंड टाइम। दूसरा हो सकता है कि पैसे भरने के बाद उसका कैश बैलेंस का प्रिंट आउट लेना। और तीसरा रिपोर्ट ये हो सकता है कि अगर कुछ कैश शॉर्टेज है तो एटीएम सर्विस रिपोर्ट लॉग से उसका इन्वेस्टिगेशन करना। वैसे तो एटीएम बैलेंस की मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज होती है बैंकों के द्वारा, और सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट बैलेंस एज पर बुक और बैलेंस एज पर एटीएम को टाइम टू टाइम मॉनिटर करती है। और यहाँ पे एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कैश इन एटीएम एंड कैश इन ट्रांजिट की इंश्योरेंस हर वक्त लाइव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया और उसकी प्रीमियम पे नहीं की गई। तो इसलिए जो भी एटीएम में पैसे हैं, कैश इन एटीएम एंड कैश इन ट्रांजिट का इंश्योरेंस जो है वो हमेशा अलाइव होना चाहिए ऑल द टाइम। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीटीएस की, जो कहलाता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सो आरबीआई ने चेक की क्लियरिंग इमेज के बेसिस पे पेमेंट किए जाए, उसके लिए मतलब कि एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज के बेसिस पे पेमेंट किया जाए। पहले फिजिकल होता था पेमेंट। सो आरबीआई ने चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज के बेसिस पे पेमेंट किया जाए, उसके लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ताकि चेक की फ़िजिकल मूवमेंट को रोका जा सके। क्योंकि पहले जब भी चेक की फ़िजिकल मूवमेंट होती थी तो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते थे, जैसे कोई चेक खो गया या फिर सारे बैंकों को आरबीआई में चेक भेजने पड़ते थे, तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगता था, मैन पावर भी ज़्यादा लगती थी। इसलिए सीटीएस एक बहुत बड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव एंड टाइम इफ़ेक्टिव क्लियरिंग सिस्टम है,
जो बैंक एज वेल एज कस्टमर दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। बैंक भी आसानी से कम समय में क्लियरिंग कर पाती है, मैन पावर और टाइम ये सब को बचा पाती है, और कस्टमर के अकाउंट में भी जल्दी पैसे आ जाते हैं। पहले 7 दिन 10 दिन या 14 दिन लगते थे, तो आज क्लियरिंग में डाला, अगर टाइम पे डाला तो दूसरे दिन ही अकाउंट में पैसे उनके आ जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए CTS के बारे में, CTS 2010 एंड नॉन CTS 2010 ये सब के बारे में यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, जिसका मैं आपको अलग से बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या बातें लिखी गई है। सो यहाँ पे CTS जिसको हम बोलते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये माइकर कोड के बेसिस पे, डन ऑन द बेसिस ऑफ माइकर कोड, मतलब माइकर कोड के बेसिस पे क्लियरिंग करती है। पहले ही मैंने बताया है कि माइकर कोड 9 डिजिट का होता है, जो चेक नंबर और उसके बाद माइकर कोड लिखा होता है चेक पे। नेक्स्ट होता है कि ग्रिड बेस्ड क्लियरिंग करती है, जिसका क्लियरिंग का जो है टाइमिंग T+1 बेसिस होता है, मतलब आज क्लियरिंग में प्रेजेंट हुआ तो कल के दिन में आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। थर्ड ये बताता है कि ये सबसे पहले 1 फरवरी 2008 को फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट हुआ था, और बाद में 1 अगस्त 2013 को ये कहा गया था कि सारे मेंबर्स बैंक को 1 अगस्त 2013 से CTS क्लियरिंग ही करना है। और CTS 2010 इसलिए कहा जाता है क्योंकि चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 में जितने भी चेक बुक प्रिंट हुए वो CTS के इस बेस्ड पे ही प्रिंट हुए थे। सो 1 अगस्त 2013 में 1 अगस्त 2013 में मेंबर बैंकों को कहा गया, RBI ने ये बोला कि सब लोग अब CTS क्लियरिंग के थ्रू ही क्लियरिंग करेंगे, और 1 अगस्त 2013 तक नहीं हो पाया इम्प्लीमेंटेशन, तो उसको एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2013 तक का टाइम दिया गया कि इस डेट तक सब लोगों को CTS इम्प्लीमेंटेशन कर लेना है। अब बात करेंगे हम लोग नॉन CTS 2010 की। तो नॉन CTS अभी देखिए 2010 में जितने भी चेक बुक प्रिंट हुए वो CTS प्रिंट हुए बस, बट उसके पहले कुछ ऐसे चेक्स थे जो नॉन CTS थे। तो नॉन CTS थे मतलब जो क्लियरिंग इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे क्लियरिंग नहीं किया जा सकता है, जिसको फिजिकली प्रेजेंट करना ज़रूरी है, उसको हम लोग नॉन CTS चेक कहते हैं। सो नॉन CTS के भी कुछ जोन ओपन किए गए कि सेंटर ओपन की गई, जिसका पहला था मुंबई, दूसरा चेन्नई और तीसरा न्यू दिल्ली। ये तीनों प्लेस पे उसकी क्लियरिंग नॉन CTS चेक की जाएगी। और ये इफ़ेक्ट कब हुआ? और ये इफ़ेक्टिव हुआ था 1 जनवरी 2014 को। अब देखिए सारे कस्टमर्स के पास CTS चेक नहीं थे, तो कस्टमर नॉन CTS चेक भी, और सारे कस्टमर इतने एजुकेटेड नहीं थे कि सब लोग जाके CTS चेक ले लें, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जो नॉन CTS चेक भी इशू करते थे। तो उस केस में बैंकों को जब डिफ़िकल्टी फेस हुई कि अब नॉन CTS चेक की क्लियरिंग कैसे की जाए, तो RBI ने 3 सेंटर अलाउ किए, और 1 जनवरी 2014 से 30 अप्रैल 2014 तक ये बोला कि वीक में 3 दिन क्लियरिंग होगी नॉन CTS चेक की, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। बाद में RBI ने 31 अक्टूबर 2014 से लेके नवंबर 14 तक ये बोला, मतलब अक्टूबर से नवंबर तक ये बोला कि मंडे और फ्राइडे वीक में 2 ही दिन होगी। और बाद में 1 नवंबर 2014 को RBI ने ये बोला कि हर मंडे को ही सिर्फ नॉन CTS चेक की क्लियरिंग होगी। अब ये बात हो जाती है नॉन CTS चेक की क्लियरिंग किस दिन होती है। आज के डेट में भी देखेंगे तो नॉन CTS चेक की क्लियरिंग हर मंडे को ही होती है। तो अगर मंडे को पब्लिक हॉलीडे हो गया तो क्या करेंगे? तो उस केस में प्रीवियस वर्किंग डेज़ को CTS चेक की, नॉन CTS चेक की क्लियरिंग हो जाएगी। और इफ़ नॉन CTS 2010 प्रेजेंटेज इन CTS क्लियरिंग, अगर कोई नॉन CTS चेक गलती से, जैसे स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया या कुछ भी रीज़न हो सकता है, प्रेजेंट कर दिया, तो उसको क्लियरिंग हाउस ये बोल के रिजेक्ट कर देगी, रिटर्न कर देगी। 37 नंबर कोड है प्रेजेंट इन प्रॉपर जोन, ये रीज़न कोड दे के और उस नॉन CTS चेक को रिटर्न कर देगी, और फिर वो जो मेंबर बैंक है उसको प्रॉपर जोन में नेक्स्ट वीक में जो भी क्लियरिंग डे मतलब मंडे आएगा उस दिन वो क्लियरिंग के लिए उसको फिर से प्रेजेंट करेगा। सो ये बातें हो गई CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम की। अब हम लोग बात करेंगे RBI की कुछ गाइडलाइंस है जो इंस्ट्रूमेंट की कलेक्शन, मतलब चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ये सारी चीज़ों के कलेक्शन के ऊपर बात करती है। तो सबसे फर्स्ट ये है कि फॉर्मुलेटिंग चेक कलेक्शन पॉलिसीज़। चेक कलेक्शन के लिए RBI ने कुछ गाइडलाइन, जैसे कि टाइम फ्रेम और कितने टाइम में वो चेक
क्लियर हो जाना चाहिए, पेमेंट हो जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए, इमीडिएट क्रेडिट फॉर लोकल आउट स्टेशन, टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन, मतलब चेक ट्रांसफ़र अगर आपके पास आ गया तो उसका इमीडिएट क्रेडिट मिल जाना चाहिए, मतलब एक दिन में ही हो जाना चाहिए, या कितने टाइम में जो आउट स्टेशन चेक होंगे उसके पेमेंट हो जाएंगे। इंटरेस्ट पेमेंट फॉर डिले कलेक्शन, और अगर डिले हुआ तो कुछ इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ सकता है जिसे कंपनसेशन कहा जाता है। तो चेक क्लियरिंग की कुछ गाइडलाइन है, जैसे कि पहला नंबर अगर हम देखेंगे चेक क्लियरिंग के लिए, सो बैंक फॉर्मुलेट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंट पॉलिसी ऑल द अबव 3 एस्पेक्ट। ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के, ये तीनों गाइडलाइन को ध्यान में रख के बैंक को एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी चेक कलेक्शन के लिए बनाना चाहिए। और अगर लोकल चेक या आउट स्टेशन चेक के लिए चेक कलेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। अगर इंटरनल चेक ट्रांसफ़र है तो सेम डे डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए, और अगर क्लियरिंग में प्रेजेंट किया गया है तो नेक्स्ट डे उसकी डेबिट या क्रेडिट हो जानी चाहिए। ये जितनी भी सारे ब्रॉड प्रिंसिपल दिए हैं उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, जो कि एक केस है, केस नंबर 82 जो 2006 में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के तहत दिया गया था, रेज़ किया गया था। तो उसमें जब जांच हुई तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स जो है आरबीआई का गाइडलाइन के हिसाब से फॉर्मुलेट हुआ है कि नहीं वो देखा गया। तो उसमें 1 बाय 1 यही बताया गया है कि यहाँ पे जो है लोकल चेक एंड आउट स्टेशन चेक के लिए चेक कलेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा ये कहता है कि अगर इंटरनल चेक ट्रांसफ़र है तो सेम डे डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, और अगर क्लियरिंग में प्रेजेंट किया गया है तो नेक्स्ट डे उसकी डेबिट या क्रेडिट हो जाना चाहिए। या आप बैंकों में देखते होंगे कि अकाउंट जैसे ही क्लियरिंग में चेक डाला जाता है तो शैडो क्रेडिट मिल जाती है। तो शैडो क्रेडिट जो है वो क्लियरिंग हाउस को जून क्लोज करते ही उनको शैडो क्रेडिट देना अकाउंट में ज़रूरी होता है। देन उसके बाद है कि चेक कलेक्शन के टाइम फ्रेम है, जैसे कि स्टेट में 7 डेज़, आप यहाँ देखेंगे कि स्टेट का कैपिटल है तो 7 दिन, अगर मेजर सिटीज़ है तो 10 दिन, और अदर लोकेशन है तो 14 डेज़ का होता है। और अगर डिले हुआ तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और रेट जो है वो चेक कलेक्शन पॉलिसी में मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं मेंशन है तो फिक्स डिपॉजिट का रेट पे करना पड़ेगा बैंकों को। ठीक है, अगर डिले पेमेंट होता है तो या तो चेक, यहाँ पे देखिए मेंशन है कि चेक का एक कलेक्शन पॉलिसी बनाया जाता है, चेक कलेक्शन पॉलिसी। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होना चाहिए कि अगर डिले हो जाता है चेक पेमेंट में तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट किया जाएगा कस्टमर को। अगर इसमें मेंशन नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक को डिले पेमेंट का चार्जेस कंपनसेशन कस्टमर को देना पड़ेगा। उसके बाद बात आता है कि कोई भी बैंक आउट स्टेशन चेक को कलेक्ट करने के लिए मना नहीं कर सकता है कि नहीं ये आउट स्टेशन चेक है, इसको करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम या ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, या ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं दे सकता है। हर बैंकों का ये ड्यूटी होता है कि वो आउट स्टेशन चेक को भी कलेक्ट करे, उसको वो डिनाई नहीं कर सकता है। दे कैन नॉट डिक्लाइन टू एक्सेप्ट आउट स्टेशन चेक। नेक्स्ट ये बोलता है कि चेक क्लियरिंग पॉलिसी को बैंक अपने ब्रांचेस के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करना चाहिए, और अगर कस्टमर चेक क्लियरिंग पॉलिसी की कॉपी मांगता है तो ब्रांच मैनेजर के पास वो अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर को वो अगर रिक्वायर्ड है तो वो दे सके। नेक्स्ट हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ अकाउंट पेई चेक, प्रोहिबिशन ऑन क्लियरिंग प्रोसीड्स टू थर्ड पार्टी के केस में क्या प्रोसीड्स है उसके बारे में देखेंगे। आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी बताया कि स्टेट कैपिटल या मेजर सिटी या अदर लोकेशन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी 1 नंबर का, सो ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद हम लोग ये थर्ड पार्टी का केस देख लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ अकाउंट पेई चेक का, अगर अकाउंट पेई चेक है तो उसका कलेक्शन और उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा। सो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अकाउंट पे चेक पे जिसका नाम लिखा है उसके अकाउंट में ही क्रेडिट होगी। तो इस केस में जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की बात की है कि अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, जो मेंबर हैं उनके 50,000 रुपये तक की छूट दी गई है, 50,000 रुपीज़ तक की वो छूट दी गई है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी के अकाउंट में भी क्रेडिट ले सकते हैं, बट वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का कस्टमर होना चाहिए। सो थर्ड पार्टी के लिए सिर्फ इतना ही बताया गया है यहाँ पे।
उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक। तो इनकी पेमेंट कैसे की जाती है, तो इसमें सिर्फ आपको वैलिडिटी बताया रहेगा कि 1 अप्रैल 2012 ये जो डेट दिया है यहाँ पे कि 1 अप्रैल 2012 से कोई भी चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स हो गई है। पहले 6 मंथ हुआ करती थी, अब 3 मंथ्स ये हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर चेक लॉस्ट हो जाता है, तो चेक अगर लॉस्ट हो जाता है उसके केस में क्या करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे मेंशन है कि अगर क्लियरिंग प्रोसेस में या पेइंग ब्रांच बैंक, कोई भी पेइंग बैंक के ब्रांच से चेक लॉस्ट हो जाता है तो बैंक को तुरंत अकाउंट होल्डर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है ताकि उस चेक को स्टॉप करवा दे। जो भी चेक है, या सपोज उसका चेक नहीं है, उसने किसी से चेक लिया है, तो उसको वो बता दे कि आपका चेक बैंक से लॉस्ट हो गया है, आप उसको स्टॉप पेमेंट करवा लीजिए। उसके बाद है कि अगर चेक लॉस्ट की लायबिलिटी जो है अकाउंट होल्डर की नहीं बल्कि कलेक्टिंग बैंकर को होता है। ये ओनर्स का मतलब लायबिलिटी होता है, तो कलेक्टिंग बैंकर का ये लायबिलिटी होता है। अगर वो चेक लॉस्ट होता है तो उसका कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा कि बैंक अकाउंट होल्डर। उसके बाद ये नेक्स्ट बोलता है कि बैंक अकाउंट होल्डर को डुप्लीकेट इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन करने के लिए उसका जो चार्जेस होगा प्लस डिले चार्जेस होगा वो बैंक को ही पे करना पड़ेगा। मतलब कि अगर कस्टमर ने किसी से चेक लिया है और उसको दोबारा डुप्लीकेट चेक लेने के लिए जाना पड़ेगा, तो उसका जो भी चार्जेस होगा प्लस उसके अलावा डिले, कितने दिन डिले हो गए पेमेंट में, उन सब के चार्जेस अगर कस्टमर अप्रोच करता है कि मुझे चाहिए, वो डिमांड करता है, तो उस केस में बैंक को ये चार्जेस पे करनी पड़ेगी। और अगर चेक जो है पेइंग बैंक से चेक लॉस्ट हो जाता है तो उस केस में कलेक्टिंग बैंक पेइंग बैंक से वो रिकवर लॉसेस जो है वो रिकवर कर सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे बिल कलेक्शन की। तो यहाँ पे बिल कलेक्शन में ये दिया है कि अगर बिल कलेक्शन के पेमेंट में कुछ अगर डिले होता है तो 2% उसका delay period respect of collection of bill at the rate of 2% per annum above the rate of interest payable on the balance of saving account। सेविंग अकाउंट पे अगर 4% पे कर रहा है कस्टमर को बैंक, तो +2, तो बिल कलेक्शन अगर डिले हो गया तो उसको 6%। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया, बट एग्जैक्टली वो डेट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके ऊपर 2% बैंक को पेनाल्टी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑन कैश एंड क्लियरिंग। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कैश और क्लियरिंग के लिए ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, और एग्ज़ाम में इससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बैंक के फ्रंट ऑफिस स्टाफ जो कैश ट्रांजेक्शन को हैंडल करते हैं उन्हें कैश हैंडलिंग के ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन से अवेयर होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे जो भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उसको मैं एक फ़्लो के रूप में बताने की कोशिश करूँगी। जैसे कि यहाँ पे कैश है, कैश का ट्रांजेक्शन, अगर कैश एंड स्मॉल क्वाइन है तो केप्ट इन स्ट्रॉन्ग रूम, उसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है ज्वाइंट कस्टडी ऑफ हेड कैशियर एंड ऑथराइज सुपरवाइजिंग ऑफिसर। मतलब या तो हेड कैशियर बैंक में रहेगा, हेड कैशियर नहीं है तो जो भी कैशियर है प्लस ऑथराइज सुपरवाइजर ऑफिसर के निगरानी में ज्वाइंट कस्टडी में स्ट्रॉन्ग रूम में कैश और स्मॉल क्वाइन को रखा जाता है। सेकेंड, इसमें पॉइंट ये कहता है कि जब भी कैश एक्सेप्ट किया जाता है तो वो सिर्फ कैशियर कर सकता है या टेलर कर सकता है, उसके अलावा अदर दैन देम, ये कैशियर या टेलर के अलावा बैंक के ब्रांच में कोई भी कैश को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और कैश से रिलेटेड जो भी नोटिस है उसको इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज में 2 जगह पे रखना चाहिए, एक तो कैश काउंटर पे और दूसरा बैंक ब्रांच के एंट्रेंस गेट पे जो रहता है वहाँ पे ये नोटिस लगाया जाना चाहिए कि कैश की हैंडलिंग या ये चीज़ कि कैश एक्सेप्ट जो है या तो कैशियर या तो टेलर कर सकता है, उसके अलावा बैंक के ब्रांच में कोई भी कैश नहीं ले सकता है। इसकी एक नोटिस लगनी चाहिए बैंक के ब्रांचेज में जो इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में होता है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर कैश को डबल लॉक में हम लोग रखते हैं स्ट्रॉन्ग रूम या सेफ, तो उसको ओपन करने की अथॉरिटी किसकी होती है? उसको ओपन करने की अथॉरिटी हेड कैशियर प्लस सुपरवाइजर ऑफिशियल जो प्रेजेंट रहता है वहाँ पे, तो उनके सामने ही इसको डबल लॉक से पैसे को निकाला जा सकता है। और दूसरा बात ये कहता है
कि एक एक्सेप्शन केस होता है कि सिंगल लॉक में रखा जाता है। वो कब रखा जाता है? जो कैशियर के हैंड में बैलेंस होते हैं, जो कि कैशियर के हैंड में ही रहते हैं, वो उसको सिंगल लॉक में रखा जाता है, और वो ये एक्सेप्शन केस होता है। अदर देन कैशियर के हैंड का बैलेंस सारे कैश को डबल लॉक में सेफ रूम में रखा जाता है, और उसको ओपन करता है कैशियर प्लस सुपरवाइजिंग ऑफिशियल। सो यहाँ पे आपको ये स्ट्रॉन्ग रूम, कैश बैलेंस, ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं चेकिंग ऑफ कैश बैलेंस। तो अब दिन भर कैश ट्रांजैक्शन के बाद एंड ऑफ द डे पर जब भी कैश सुपरवाइज़र अपने जॉइंट कस्टडी में लेगा तो वो क्या करेगा? जॉइंट कस्टडी में कैशियर से जब भी कैशियर के साथ साथ सुपरवाइज़र लेगा तो वो क्या करेगा? वो पर्सनली 10 रुपये से ज़्यादा के नोट्स को काउंट करेगा, उसे वेरीफाई करेगा, हर एक डिनोमिनेशन के 100 पीस ऑफ नोट को एक साथ क्लिप करेगा। देखिए यहाँ पे जो भी 100 एक साथ जो भी नोट्स हैं 10 रुपये से ऊपर के नोट्स को वो पर्सनली काउंट करेगा, और उस नोट्स के बाद उसमें 100 पीसेस का मतलब एक पूरा बंडल बनाएगा और क्लिप करेगा, और एवरी 10 सच बुक्स को एक साथ टाई करेगा ताकि 1000 का बंडल बन जाए। तो यहाँ पे क्वाइन के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि क्वाइन के केस में कुछ पैकेट को पूरी तरह काउंट करेगा। अभी इतने सारे क्वाइंस हैं तो वेरीफायर या जो भी सुपरवाइज़र है वो काउंट नहीं कर सकता, तो वो कुछ रैंडमली पैकेट को काउंट करेगा और उसकी जेन्युइनिटी को चेक करेगा, और उससे पता चल जाए कि ठीक है ये सारे जेन्युइन हैं। तो सारे नोट्स और क्वाइन को सुपरवाइज़र काउंट तो नहीं कर सकता, तो वो अपने निगरानी में जो भी कंसर्न ऑफ पर्सन है या ऑफिसर है उनसे कैश काउंट करवाएगा, और अभी मतलब काउंट करवाने के बाद उसको वेरीफाई करेगा। अभी तो नॉर्मली आज के डेट में देखा जाए तो नोट काउंटिंग मशीन है जिससे काउंटिंग आसानी से कम समय में किया जा सकता है। सो काउंटिंग के बाद अब बात आती है कि पैसे को वॉल्ट में रखा जाए। तो ये सब प्रोसेस के बाद सुपरवाइजिंग ऑफिसर ये इंश्योर करता है कि जो भी छुट्टे पैसे कैशियर के हैंड में हैं वो भी कैश बुक में उसके प्रेजेंस में रख दिए जाए, वो भी जॉइंट कस्टडी में रख दिया जाएगा, और जो भी पैसे वॉल्ट में रखे गए हैं वो रिज़र्व कैश रजिस्टर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, वह भी चेक करने की जिम्मेदारी कैशियर, हेड कैशियर और सुपरवाइज़र की होती है। और यहाँ पे मेंशन है कि एटलीस्ट वंस अ वीक डिफरेंट डे द ऑफिसर होल्डिंग चार्ज ऑफ द कैश विल चेक एंड होल्ड कैश बुक। मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट ये कहता है कि जो भी ऑफिसर कैश का इंचार्ज है उसे एटलीस्ट वंस अ वीक ऑन डिफरेंट डे, मतलब किसी भी अलग अलग दिन में, हफ्ता के अलग अलग दिन में सारे बैंक के कैश बैलेंस और कैश बैलेंस के बुक को, मतलब बैंक का कैश बैलेंस और कैश बैलेंस बुक के साथ मैच करना होता है, और जिस दिन चेक किया जाता है उस डेट लिख के, उस दिन का डेट लिख के और साइन कर दिया जाता है। सो यहाँ पे देखिए बैंक कैश बैलेंस प्लस कैश बैलेंस बुक, ये दोनों को मैच किया जाता है, और जिस दिन चेक किया गया उसका डेट और सिग्नेचर लिख दिया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शॉर्टेज और एक्सेस हो जाता है। अगर कैशियर से एंड ऑफ द डे पता चलता है कि शॉर्टेज हो गया, तो अगर कैश कम पड़ रहा है तो सेम डे उसे कैशियर या हेड कैशियर से रिकवर कर लिया जाता है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैशियर या हेड कैशियर की हो जाती है, तो उनसे रिकवर की जाती है। अगर सेम डे कैशियर ने पैसे नहीं दिए, बोलता है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे दूँ, तो उस केस में क्या किया जाएगा? तो सस्पेंस अकाउंट बैंक का डेबिट किया जाएगा, और उस वाउचर पर जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके शॉर्टेज के लिए उसका सिग्नेचर लिया जाएगा, और उसे हेड ऑफिस को रिपोर्ट किया जाता है, ताकि जो भी पैसे मतलब जो भी सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है उसकी जानकारी हेड ऑफिस को होना चाहिए, और जो भी रिस्पॉन्सिबल मेंबर है उससे उसकी रिकवरी जैसे ही हो जाती है तो सस्पेंस अकाउंट को एडजस्ट करके रिकवरी को लेके और सस्पेंस अकाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री कर दी जाती है। अब अगर हैंड कैश में और वॉल्ट कैश में शॉर्टेज आता है, या तो हैंड कैश या तो वॉल्ट बैलेंस, ये दोनों में अगर शॉर्टेज आता है तो कैशियर या हेड कैशियर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस केस में। या तो हेड कैशियर या कैशियर जो भी कैश को हैंडल कर रहा है वही इस केस में रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर एक्सेस हो जाता है तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। शॉर्टेज की बात ये हो गई, और एक्सेस में क्या किया जाता है? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट में उसको जैसे ही पता चलता है कि ज़्यादा है तो इसमें क्रेडिट कर दी जाती है, और जिस दिन कोई ढूंढता हुआ चला आया कि मेरा पैसा मैंने ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया था,
तो फिर उसको सन्ड्री क्रेडिट को क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करके उसको सेटलमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रेमिटेंस ऑफ कैश। तो कैश की रेमिटेंस जो है वो कैसे होती है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड कैश बी अलाउड टू कैरी विदाउट बिना आर्म गार्ड के कैश की रेमिटेंस नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है कि कैश की रेमिटेंस जो है ऑथराइज एम्प्लॉई ही करती है। अगर नाइट में कैश की ट्रांजैक्शन रेमिटेंस हो रही है तो स्टार्टिंग सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कोई भी हॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं रेमिटेंस। फिर उसके बाद इंश्योरेंस की बात आती है। तो अगर कैश का इंश्योरेंस जो है ब्लैंकेट इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कैश का इंश्योरेंस कराया जाता है, ये सिर्फ ध्यान में रखना है। फिर की कस्टडी की बात आती है। तो यहाँ पे की कस्टडी की बात देखेंगे तो यहाँ पे एक समरी बता देती हूँ कि की कस्टडी के बारे में क्या कहा गया है। तो की एक रजिस्टर्ड मेंटेन होना चाहिए, की रजिस्टर। बहुत सारे बैंकों में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है, बहुत सारे बैंक में मैनुअल रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। तो की का एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, उस रजिस्टर में सब मेंशन होना चाहिए कि कितने ओरिजिनल और कितने डुप्लीकेट की है और कहाँ रखी गई है, ताकि नेक्स्ट जो भी मैनेजर आए उसको उसके बारे में आसानी से उसकी जानकारी हो जाए। और ब्रांच की मेन की इंटरेस्टेड ऑफिसर के पास ही होनी चाहिए। इन केस वो ड्यूटी में नहीं है तो अदर ऑफिशियल जिसे सेंट्रल ऑफिस या रीजनल ऑफिस डेप्यूट करेगी उसके पास वो होनी चाहिए। सो की के बारे में यही है। फिर डुप्लीकेट की के बारे में यहाँ पे दिया है। सो डुप्लीकेट की के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग क्लॉथ लाइंड एनवेलप में उस की को रखा जाता है और की को डुप्लीकेट की को उसमें रखने से पहले ग्रीस्ड और लेबल्ड किया जाता है। कि इससे पता चलता है, लेबलिंग करने से ये पता चलता है कि ये की कौन से लॉक का है, जिसको आसानी से देखा जा सकते हैं। और की रोटेशन जो वंस इन एवरी ईयर करना पड़ता है। देन आता है क्लियरिंग ऑपरेशन के बारे में। यहाँ पे क्लियरिंग के बारे में दिया गया है, वही जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी है उसके बारे में ही दिया है कि क्लियरिंग हाउस होता है, माइकर बेसिस पे होता है, प्लस अगर हाई वॉल्यूम का चेक है तो उसको अलग, जैसे बैंकों में क्लियरिंग होता है तो उसमें हाई वॉल्यूम का जैसे 1 लाख से ज़्यादा की चेक है तो उसकी क्लियरिंग एक इकट्ठे हो जाती है, प्लस 1 लाख से नीचे की जो चेक है उसकी क्लियरिंग इकट्ठे हो जाती है। फिर ईसीएस की क्लियरिंग कैसे होती है, इनवर्ड क्लियरिंग कैसे होती है, आउटवर्ड क्लियरिंग कैसे होती है। तो इसको हम लोग ना क्वेश्चन आंसर के रूप में देख लेंगे कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर को अब हम लोग सम अप करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर देख लेते हैं। सो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, बुक से एक लाइन बाय लाइन उठा के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है कि कस्टमर लॉज वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा विच मे बी पेएबल। जो भी कस्टमर लॉज करता है इंस्ट्रूमेंट, चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ये सब कैसे पेमेंट होता है, लोकली भी हो सकता है और आउटसाइड सेंटर पे भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सो बोथ ए एंड बी, ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। देन आता है कि द अकाउंट ऑफ ऑल मेंबर बैंक आर मेंटेन बाई, किसके पास सारे मेंबर बैंक का अकाउंट किसके पास मेंटेन होता है क्लियरिंग के केस में, तो क्लियरिंग हाउस के पास होता है। देन है कि द क्लियरिंग हाउस इज़ मैनेज बाई, क्लियरिंग हाउस को कौन मैनेज करता है, आरबीआई मैनेज करता है या आरबीआई किसी भी एसबीआई को या किसी भी अदर बैंक को नॉमिनेट कर सकता है क्लियरिंग हाउस करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। देन इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सीटीएस में से टी का मतलब क्या होता है, ट्रंकेशन, ट्रांजेक्शन, ट्रांसमिशन। तो ये फुल फॉर्म ध्यान में रहना चाहिए ताकि हम लोग आंसर इसका कर सकें। फिर माइकर के किस में आ जाएगा, इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये 9 डिजिट का होता है, ये भी ध्यान में रखिए। देन ईसीएस पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता है, सर्विस होता है, तो इस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। तो ये 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको ईसीएस क्रेडिट के बारे में पूछेगा कि क्रेडिट, ईसीएस क्रेडिट क्या होता है। तो ये पिक्चर ध्यान में रखिए कि सिंगल रिसीवर ऑफ फंड होता है और लार्ज नंबर ऑफ अलग अलग डेबिट होते हैं। अलग अलग डेबिट हो गया और सिंगल क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट कहलाएगा, सिंगल क्रेडिट। और ईसीएस डेबिट के केस में सिंगल डेबिट होगा और अलग अलग तरह क्रेडिट अकाउंट होगा, मतलब अलग अलग। जैसे डेबिट की बात करेगी तो समझिएगा कि सिंगल डेबिट, और क्रेडिट की बात करेगा तो समझिए सिंगल क्रेडिट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम फ्रेम फॉर कलेक्शन ऑफ चेक, कलेक्शन ऑफ चेक के लिए टाइम फ्रेम क्या होता है। स्टेट कैपिटल है तो 7 डे, मेजर सिटी है तो 10 डेज एंड अदर लोकेशन है तो 14 डेज। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ करेक्ट।
नेक्स्ट है कि द वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक, ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक, ये सब की वैलिडिटी पीरियड क्या है? 1 अप्रैल 2012 से इसकी वैलिडिटी 3 मंथ हो गई, पहले इसकी वैलिडिटी 6 मंथ थी। तो द ओनर्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओनर्स ऑफ चेक लॉस्ट इज ऑफ, द चेक लॉस्ट हो जाता है तो उसकी लाइबिलिटी, उसका जिम्मेदार कौन होता है? तो उसका जिम्मेदार कलेक्टिंग बैंक होता है। देन क्वेश्चन आएगा कि इफ़ द चेक हैज़ बीन लॉस्ट एट द पेइंग बैंक ब्रांच, अगर चेक कलेक्टिंग बैंक के पास से नहीं, पेइंग बैंक ब्रांच से अगर लॉस्ट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो यहाँ पे कलेक्टिंग बैंकर शुड हैव राइट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम द पेइंग बैंकर। इसके केस में पेइंग बैंकर से कलेक्टिंग बैंकर जो है वो जितने भी लॉस हुए हैं उसकी रिकवरी कर सकता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी शॉर्टेज ईदर इन हैंड और कैश बैलेंस। इसके केस में तो हेड कैशियर या कैशियर, इसके केस में कोई अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। जब भी शॉर्टेज कैश इन हैंड और वॉल्ट बैलेंस की बात आएगी तो हेड कैशियर या कैशियर वही रिस्पॉन्सिबल होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ एनी शॉर्टेज इन एनी बुक ऑफ नोट्स हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? द कैशियर हु हैव साइन द डिनोमिनेशन स्लिप, जिसने भी डिनोमिनेशन स्लिप को साइन किया है वही इसका वही रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है कि उसके अलावा कोई भी ऑफिसर नहीं होगा, सिर्फ वो कैशियर जिसने डिनोमिनेशन स्लिप को साइन किया है वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी एक्सेस इन द कैश बैलेंस ट्रांसफ़र टू, अगर एक्सेस पैसा आ जाता है तो सन्ड्री क्रेडिटर, अभी हमने देखा कि सन्ड्री क्रेडिटर में तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो सेम डे होता है, नेक्स्ट डे नहीं होता है, या डेबिट नहीं किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है सन्ड्री क्रेडिटर में सेम डे में। नेक्स्ट है कि डुप्लीकेट की मस्ट बी विड्रॉन फ्रॉम सेफ डिपॉजिट एंड द की रोटेशन, कब रोटेशन किया जाता है? साल में एक बार या साल में 2 बार या 2 साल में एक बार? तो इसका आंसर है कि साल में एक बार की रोटेशन करना, डुप्लीकेट की रोटेशन करना ज़रूरी है। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।